नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। आइए सीधे आज हम 17 मार्क्स के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये हमारा जो करंट अफेयर्स रहता है ये आगामी सभी परीक्षाएं आपकी, कोई भी हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो आपका, बीओ हो आपका, आरओ हाईकोर्ट हो आपका, सचिवालय आरओ हो, पीसीएस की परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा हो, सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आपके टेस्ट में जो भी लोग होंगे जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये वीडियो हमारा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए सीधे आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताइए जो ओजोन परत होती है, जिसको हम लोग ओजोन को हम किससे डिनोट करते हैं? O3 से। ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है? ठीक है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। तो ये किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। आप जानते होंगे अगर मैं लेयर की बात करता हूं तो कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे आपका ट्रोपोस्फीयर होता है। क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर होता है। फिर ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्राटोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्राटोस्फीयर, फिर उसके बाद मीजोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। ठीक है, क्षोभ मंडल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्षोभ मंडल बोलते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसमें। ठीक है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के अलावा फिर इसको क्या बोलेंगे? समताप मंडल। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल के बाद जो मंडल आएगा क्या आएगा? इसको बोलेंगे मध्यमंडल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मध्यमंडल। और इसके बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे आयनोस्फीयर, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। और आयन मंडल के बाद जो सबसे बाहरी स्तर होता है हमारे एटमॉस्फेयर, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या? वायुमंडल। अब इन अलग अलग परतों में आप जानते होंगे कि अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती हैं। मानवकृत गतिविधियां जो भी होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ओजोन लेयर आपके समताप मंडल में पाई जाती है। मध्यमंडल, आयन मंडल और फिर वायुमंडल होता है। इसमें अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती हैं। ये आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा। आज इसमें टाइम मुझे नहीं कितना मैं समझाऊं, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए इस पर मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में भी प्रश्न आता है और आपके प्री में भी यहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो ये जो O3 होती है कहां पाई जाती है? यहीं पे पाई जाती है। ये O3 यहीं पे प्रेजेंट होगी आपके समताप मंडल में। ठीक है ना, चलिए अच्छा अब आप मुझे बताओ कि ये जो वायुयान और जो जेट यान वगैरह होते हैं ये किस मंडल में उड़ान भरते हैं? बताइएगा आप लोग मुझे। ठीक है, चलिए। और जो उपग्रह होते हैं वो किस मंडल में होते हैं, लॉन्च किए जाते हैं? यह भी आप मुझे बताइएगा। ये सारी चीजें आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं पहले टॉपिक पर। 98वां एकेडमी अवार्ड समारोह रविवार रात जो है लॉस एंजल्स के डाल्टो थिएटर में जो है आयोजित हो रहा है। लेकिन इसमें जो है आप जो है क्या है इसमें, लेकिन चर्चाओं का विषय खास बना हुआ है। ठीक है, खास क्यों बना हुआ है? अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। ठीक है, नहीं पता है तो बताइएगा। बताइए कि ये चर्चाओं में क्यों है। ठीक है, अच्छा कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका लिंकअप कई चीजों में होता है। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन पत्रिका वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक कथित मेमो में लॉस एंजल्स प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि ईरान की ओर से ड्रोन के जरिए कैलिफोर्निया में किसी लक्ष्य पर अचानक हमला किए जाने की आशंका हो सकती है। हालांकि संभावित लक्ष्यों को अभी उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब कि यह कार्यक्रम वहां पर हो रहा है, ऐसे में ईरान के द्वारा हमला किए जाने को लेकर के कई सारी बातें वहां पर सामने आ रही हैं अपने आप पे। ठीक है, चलिए इस बीच अब वहां का 98वां एकेडमी अवार्ड समारोह जो है आयोजित हो रहा है। ठीक है, इस वर्ष ऑस्कर में मध्य पूर्व से जुड़े फिल्मकारों की मौजूदगी भी चर्चा में है। इजरायली डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार हिला मोडेलिया को उनकी फिल्म चिल्ड्रन नो मोर वर एंड और गॉन के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट स्टडी में नामांकन भी मिला है। वहीं मेयर लेविंसन ब्लाउट को उनकी फिल्म बुचर्स स्ट्रीन के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है। तो ये दोनों फैक्ट आपके लिए क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा फिलिस्तीनी डॉक्यू ड्रामा द वॉइस ऑफ हिंद रजब को सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में नामांकन मिला है।
तो ये फैक्ट भी क्या हो जाएगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए अब आपके सामने आ जाएगा चर्चाओं में, 98वां एकेडमी पुरस्कार समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लॉस एंजल्स या फिर शिकागो में? बताइए मुझे कहां पर किया गया। वाशिंगटन होगा, क्या होगा? वाशिंगटन होगा। ठीक है, देख लो क्या है। तो बिल्कुल सही बात है, क्या होगा? सी, यानी कि सॉरी लॉस एंजल्स में होगा, माफ कीजिएगा। चलिए ये देखो यहां लिखा है ना लॉस एंजल्स। चलिए ठीक है, चलिए अच्छा, अभी ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में जो है एक द्वीप चर्चाओं में है। ठीक है, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो पढ़ा ही होगा, है ना, हॉर्मुज जलडोनो मध्य, लेकिन उसके अलावा एक जो है एक द्वीप और चर्चाओं में है। याद है आपको क्या उसका कौन सा द्वीप है? खरजा नाम है, खुरजा नाम है, क्या नाम है उसका? ठीक है, तो उसके चर्चाओं में भी रहने का एक बड़ा विवाद अभी हो रहा है। अमेरिका ने कहा कि बॉस अगर तुम ऐसा काम करो तो हम उसको उस द्वीप को मुड़ा देंगे। ठीक है, और ईरान का वो क्या अपने आप में बैकबोन है, 90% आयात जो है निर्यात वहीं से करता है वो। चीन का 90% जो है आयात वहीं से होता है अपने आप में, और फारस की खाड़ी में स्थित है। फारस की खाड़ी से होते हुए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सहारे जो है दुनिया के अलग अलग देशों में जो है जहाज जाते हैं उसको लेकर के। तो वो एक अपने आप में चर्चाओं में रहा। इसको एक बार उस पर मैंने एक आर्टिकल कल कराया था, उसको देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, चलिए 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास के लागू शुल्क को मौजूदा 3,000 रुपए से बढ़ा करके 3,075 रुपए कर दिया। कितना? पहले कितना था बॉस? 3,000 रुपए था। ठीक है, और अभी कितना कर दिया बढ़ा करके? 3,075 रुपए। कितना? 3,075 रुपए अभी कर दिया, यानी कि 75 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कौन? NHAI, जिसके बारे में कई बार आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछा। NHAI के बारे में पूछता है प्रश्न। ठीक है, ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास के लिए लागू शुल्क को मौजूदा 3,000 रुपए से बढ़ा करके 3,075 रुपए करने की घोषणा कर दी है। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि 75 रुपए की बढ़ी हुई फीस अगले महीने की 1 तारीख से लागू हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, तो आप फास्टैग वाले ध्यान रखिएगा इस बात को। संशोधित दर वैध फास्टैग वाले पात्र और गैर व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे पर 1,000 से अधिक टोल प्लाजा पर वार्षिक पास सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। फास्टैग वार्षिक पास 1 साल की वैधता या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग के लिए एक मुफ्त शुल्क भुगतान के माध्यम से फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। यह पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए क्या है? लागू है अपने आप पे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा ऐसे ही। क्या पूछेगा प्रश्न भाई साहब, बताइए। फास्टैग प्रणाली का संचालन मुख्य रूप से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, किसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला होगा उत्तर। बहुत आसान सा है, तो ए इज द राइट आंसर। अच्छा, आरबीआई के बारे में अलग से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता है खूब सारा, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीति आयोग पर ही प्रश्न खूब बनता है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। और वित्त मंत्रालय की जगह पर वित्त आयोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग फाइनेंस कमीशन पढ़ लीजिएगा। क्या? वित्त आयोग, वित्त आयोग। और अभी आप जानते होंगे कि 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल, 16वें वित्त आयोग, ठीक है, जिसका कार्यकाल शायद संभवतः 2031 तक का होगा। ठीक है, तो ये कई सारे चीजें हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लगे हाथ मुझे बताओ कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, और इसकी एग्जैक्ट डेट मुझे बताओ, क्योंकि आप जानते होंगे कि वित्त आयोग का कार्यकाल केवल कितने साल का होता है? 5 साल का। ठीक है, वित्त आयोग का कार्यकाल, वित्त आयोग। लेकिन उसके पहले आप यह भी जान लो कि वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो वित्त आयोग आता है दरअसल आपका आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। कार्यकाल कितने साल का होता है इसका? 5 साल का होता है। ठीक है, यह भी आप जानते होंगे 5 ईयर का होता है। ठीक है, और यह क्या है? अपने आप में एक संवैधानिक निकाय है, यह भी आप लोग जानते होंगे। तो अब मुझे 2-3 फैक्ट इसमें बताओ कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है 16वें वित्त आयोग के, और 16वें वित्त आयोग का एग्जैक्टली कार्यकाल जो है कितने उसका है। ठीक है, तो ये मुझे बताइएगा। आई थिंक इसका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल
2026 से शुरू होकर के और 31 मार्च 2031 तक के लिए होगा। ठीक है, तो 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, 30 से 31, 5 साल का होता है ना। तो आई थिंक 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होकर के और 31 मार्च 2026 तक संभवतः, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ध्यान है शायद यही होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, कितना 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर के और 31 मार्च, ठीक है 31 मार्च 2031 तक का कार्यकाल इनका होगा। एक बार कंफर्म आप लोग एक बार प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, और अध्यक्ष आप बताइएगा कि अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। ठीक है, चलिए अच्छा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला इसमें। ठीक है, 3 दिवसीय कृषि खाद्य प्राणियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन जो है नई दिल्ली में संपन्न हो गया है। ये हटा दीजिएगा, नई दिल्ली। चलिए, तो 3 दिवसीय कृषि खाद्य प्राणियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन जो है नई दिल्ली में क्या हुआ, संपन्न हो गया है। इस सम्मेलन में ने स्त्री पुरुष संबंधी संवेदनशील नीतियों तथा कृषि में समावेशी नवाचार को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया गया कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ाएं। और इसका उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में महिलाओं के सशक्तिकरण तथा सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आखिर कृषि में हम महिलाओं की भूमिका को महिलाओं को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समावेशी अगर हम कृषि की बात करते हैं तो उसमें सबकी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे में महिलाओं को आगे बढ़ावा देना अपने आप में एक बेस्ट चीज होगी। चलिए, इस सम्मेलन ने नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और 18 देशों की इस क्षेत्र की अग्रणी महिलाओं को एक मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन ने मुख्य अनुशंसाएं सृजित की। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व तथा इस क्षेत्र में उद्यमशीलता को सशक्त बनाना है। कृषि क्षेत्र में कई सफल महिला किसानों तथा योगदानकर्ताओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया गया अपने यहाँ पे। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने थे। ठीक है ना, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कृषि खाद्य प्राणियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, या कृषि में मशीनों का उपयोग बढ़ावा देना, या महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना, या फिर खाद्यान्न उत्पादन को कम करना? क्या था इस पूरी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, बताइएगा मुझे। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अगर सम्मेलन आदि ऐसा होता है तो उसका क्या मोटो होता है, क्या उसका उद्देश्य होता है, यह प्रश्न बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो अभी सम्मेलन हुआ, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा सी वाला, महिलाओं के इंपावरमेंट के लिए सशक्तिकरण और सतत कृषि के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो है क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। चलिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। तेंदुओं को अनुसूची फर्स्ट से अनुसूची सेकंड में पुनर्वर्गीकृत करने की मंजूरी अभी हाल ही में दी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि महाराष्ट्र में अपने प्राकृतिक आवास के नष्ट होने के कारण, कहां पर? महाराष्ट्र में तेंदुए के मानव बस्तियों में प्रवेश की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वन मंत्री गणेश नायक ने विधानसभा में घोषणा की है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने तेंदुओं को अनुसूची फर्स्ट से अनुसूची सेकंड में पुनर्वर्गीकृत करने को मंजूरी दे दी। एक बार तेंदुओं को अनुसूची सेकंड में स्थानांतरित कर दिया गया तो यदि कोई तेंदुआ मानव बस्ती में प्रवेश कर जाए और किसी की रक्षा या आत्मरक्षा में मारा जाए तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, यह जवाब उन्होंने सदस्य सत्यजीत देशमुख के द्वारा प्रस्तुत कॉलिंग अटेंशन को मोशन पर दिया है। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है अपने आप पे, है ना। हमने घर किसका तोड़ दिया, हमने घर किसका उजाड़ा? प्राकृतिक वातावरण में जो रहने वाले जीव जंतु रहते हैं, है ना, हमने उनके आवास को बिखेर करके अपने आवास को बनाया, और जब वो हमारे घरों में आते हैं तब हम कहते हैं, हमारे बच्चों को जब नुकसान होता है तो हम कहते हैं कि वो हमारे घर में घुस रहे हैं। नहीं, हमने उनके घरों को बर्बाद किया है, उनके आवास को अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने भौतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए हमने जानवरों के हैबिटेट्स को खत्म करने का प्रयास किया, खत्म कर ही दिया इनफैक्ट। ठीक है, तो अभी सरकार ने क्या निर्णय लिया है कि बॉस, अगर तेंदुआ आ गया तुम्हारे घर, आपने उसको मार दिया तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों कार्रवाई नहीं होगी? जब एक आम इंसान ने तेंदुए के घर को उजाड़ दिया था तो क्या उस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई थी? क्या नहीं हुई थी?
तो अब तेंदुआ तुम्हारे घर में आ जाता तो तुमको प्रॉब्लम क्यों होती है बॉस? ये एक बड़ी समस्या है। और दूसरा, जब हम किसी जानवर को मार के खा जाते हैं, ठीक है, चाहे मुर्गा हो, बकरी हो, पिग हो, ठीक है, आजकल बीफ लोग खाते हैं, तो क्या सरकार को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या इससे मानवता नहीं खंडित होती है? ये बातें सरकारों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। जबकि नॉनवेज खाना, तो मैं कई बार क्लास में कह चुका हूं कि इट्स वेरी वेरी क्या कहते हैं, डेंजरस फॉर योर हेल्थ, ठीक है। किसी भी रूप में हमारे इंटरनल ऑर्गन्स नॉनवेज के लिए नहीं बने होते। पता नहीं कैसे बड़े बड़े डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर देते हैं, इससे ये विटामिन, ये प्रोटीन मिलेगा, पता नहीं क्या पढ़ते लिखते हैं, समझ नहीं आता मुझे तो, है ना। हमारा कोई भी, हमारे वक्कल कैविटी से स्टार्ट होकर के, हमारे टीथ से स्टार्ट होकर, बक्कल कैविटी से लेकर के हमारे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, कोई भी हमारा बॉडी ऑर्गन्स नॉनवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लेकिन लोग खाते हैं, क्या कीजिएगा, ठीक है। अब शेर को मार के नहीं खाएंगे, है ना, क्योंकि वो तुमको खा जाएगा। बेचारे निरीह जानवरों को लोग मार के खाते हैं, कितना दर्द होता होगा। सोचिए जरा, कल्पना कीजिएगा, एक मानव है आप, संवेदनशील हैं आप कितने। अभी आप, एक मैं देख रहा था, एक जो चर्चाओं में था, एक फ्लाइट में जो एक महिला को दिक्कत हुई किसी के नॉनवेज खाने पर, तो उसमें बड़ा बहसबाजी हो गया, लोग कमेंट कर रहे हैं, खा भाई तू खा, है। अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो निश्चित तौर पर उसको प्रॉब्लम होगी, उस लड़की को, है ना। लेकिन लोग इतने ज्यादा जो है राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए हैं कि जो है कुछ भी खाएंगे पिएंगे, लेकिन किसी को दिक्कत मतलब नहीं होनी चाहिए उनके उससे, है ना। गलत बात है ये। भारत रहा है, उस भारत को हम बर्बाद कर रहे हैं पश्चिमी कल्चर की वजह से, क्या कीजिएगा। चलिए खैर, महाराष्ट्र सरकार ने, मत खाना नॉनवेज, ठीक है, बहुत नुकसानदेह है। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने तेंदुओं को, देखो मैं खुल के बोलता हूं, ठीक है, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं कि आपको स्वतंत्रता कुछ भी खाने पीने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप क्या गलत कार्य कर रहे हैं एज ए टीचर बताना भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने तेंदुओं को किस अनुसूची से किस अनुसूची में वर्गीकृत करने की मंजूरी दे दी है? अनुसूची फर्स्ट से अनुसूची सेकंड में, या अनुसूची सेकंड से अनुसूची थर्ड में, या अनुसूची थर्ड से अनुसूची फोर में, या अनुसूचित फर्स्ट से अनुसूची थर्ड में? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सिंपल सी बात है, फर्स्ट से सेकंड में ले जाने की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस हो गया, ठीक है। चलिए, सिक्किम की फिल्म शेप ऑफ मोमो भी चर्चाओं में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिक्किम की फिल्म शेप ऑफ मोमो, क्या शेप ऑफ मोमो अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में लगातार सफलता हासिल कर रही है। ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने के बाद अब इस फिल्म का चयन यूरोप के कई अन्य फिल्म महोत्सव में भी किया गया है, इसलिए यह चर्चाओं में है। तो सिक्किम भी चर्चाओं में है और ये अपने आप में फिल्म भी चर्चाओं में है। तो लगे हाथ सिक्किम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ भी लेते हैं अपने आप में, ठीक है। सिक्किम के बारे में बात करते हैं तो राज्य सिक्किम है, राजधानी इसकी कहां है? गंगटोक है, ठीक है। और स्थापना इसकी 16 मई 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में हुई। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि ये जो राज्य है, ये राज्य किस नंबर का बना है? 22वें नंबर का बना सिक्किम, और किस ईयर में? 1975 को। ऐसे फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं। अभी एचयू का एग्जाम होगा, लेखपाल का होगा, ऐसे प्रश्न फैक्चुअल डेटा खूब बनते हैं। क्षेत्रफल यहां पर 7,096 वर्ग किलोमीटर का है। आधिकारिक भाषा यहां की नेपाली, लेपचा, भूटिया है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक पर्वतीय राज्य है और ये भारत का पहला जैविक राज्य बना था, आप ये भी जानते होंगे, है ना, ठीक है। चलिए दूसरा, अब यहां पर आप जो है सिक्किम की स्थिति को यहां पर आप मैप में देख पा रहे होंगे। ये सिक्किम है, इसकी राजधानी गंगटोक यहां पर है, इसके बगल में भैया भूटान है, यही लगा भैया नेपालो है बगल में, है ना, जानते होंगे आप लोग। चलिए, तो उत्तर पूर्व इसकी सीमा की हम बात करते हैं तो उत्तर पूर्व में चीन की सीमा इससे लगती है, ठीक है। उत्तर और पूर्व में तो ये चाइना है भैया आपका, उत्तर और पूर्व भैया सिंपल सी बात है, ये उत्तर हो गया अपने आप में, इधर हो गया क्या पूर्व, आपने चाइना से लगती है। पश्चिम में इसके नेपाल है, ये बगल में दिखाई दे रहा होगा आपको, नेपाल है। दक्षिण पूर्व में भूटान है, तो दक्षिण और पूर्व में आपको क्या मिल जाएगा? भूटान। हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये यहां पर लिखा तो है, ये भूटान है आपका। दक्षिण पूर्व में आपका भूटान मिल जाएगा, आपका दक्षिण में पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपका पश्चिम बंगाल यहां पर मिल जाएगा, ये पर लिखा नहीं हुआ लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल है आपके बगल में। और यहां विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा भी यहीं पर है अपने यहां पे, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में प्रश्न खूब सारे बनते हैं भाई साहब, ठीक है। ये देखो आप लोग, ठीक है, दिख गया, ये आपका इंडिया है ना, और यहां पर सिक्किम में इसकी स्थिति आप यहां पर देख सकते हैं।
तो इंडियन मतलब मैप में आप लोग सारी चीजें देखा करिए इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इधर फिर आपका यहां पर बे ऑफ बंगाल लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तीस्ता और रंगीत नदी यहां की फेमस नदियां हैं। सिक्किम जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और पहला जैविक जो राज्य बना है वो यही बना था, पहला जैविक राज्य, पूर्ण रूपेण जैविक राज्य, पहला जैविक राज्य। अच्छा, जैविक जिले के रूप में भी कोई है क्या, आप लोग बताइएगा, क्या जैविक जिले के रूप में भी कोई है क्या? तो ये भी अगर आप जानते हो बताइएगा, जैविक राज्य। चलिए ठीक, चलिए, और कई सारे पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग। चलिए, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सिक्किम की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पर्यटन पर बेस्ड है। यहां की प्रमुख फसलें इलायची, अदरक, चाय और मक्का है। सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक ऑर्गेनिक राज्य है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया अभी, ठीक है। अन्य तथ्यों की बात करें तो सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, बहुत छोटा सा राज्य, स्टेट है, ठीक है। यहां का नाथुला दर्रा, जो कि कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, भारत और चीन के बीच महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो कई सारे फैक्ट सिक्किम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए प्रश्न इससे रिलेटेड। चलो प्रश्न पढ़ो, उसका उत्तर दो आप लोग। प्रश्न क्या है? सिक्किम की फिल्म शेप ऑफ मोमो का प्रदर्शन हाल ही में किस फिल्म महोत्सव में किया गया? कान फिल्म महोत्सव में, ग्लासगो फिल्म महोत्सव में, बर्लिन फिल्म महोत्सव में, और या फिर वेनिस फिल्म महोत्सव में? बताइए। अभी देखो भैया, बताया था मैंने आपको, देखो कहां गया, ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल है ना, बस लिख लो तुरंत ऐसे खट से इसका, ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल कहां पर है? ये बी वाला आंसर, बस बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए, रूपकुंड झील आप जानते हो, इसे आमतौर पर हम स्केलेटन लेक के रूप में भी जानते हैं, आप जानते होंगे, क्योंकि ये ये कहां पर है? उत्तराखंड में है आपके, ठीक है। तो जब ये सूखती है तो यहां पर बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं, ठीक है। इस पर रिसर्च वगैरह होती रहती है, आप जानते होंगे, ठीक है। और मानव सभ्यता के बारे में खूब सारी रिसर्च इसमें हुई है। तो ये एक छोटी हिमनद झील है, जो अपने आसपास पाए जाने वाले सैकड़ों मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में माउंट त्रिशूल के आधार के पास 5029 मीटर यानी कि लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील केवल लगभग 130 फीट चौड़ी है, और साल के अधिकांश समय में जमी रहती है। जब बर्फ पिघलती है तो इसमें कंकाल दिखाई दे देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर बहुत सारे कंकाल पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इन कंकालों को सबसे पहले 1942 में एक ब्रिटिश वन रेंजर ने देखा था। रेडियो कार्बन डेटिंग और डीएनए विश्लेषण का उपयोग करके किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों में 300 से अधिक व्यक्तियों के इसमें अवशेष पाए गए थे भाई साहब, ठीक है। कुछ इतिहास रहा होगा इसका। चलिए, अब आप बताइए इस पर क्या हो जाएगा उत्तर इसका। रूपकुंड झील जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, या गुजरात, या हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तराखंड। अभी हमने बताया रूपकुंड झील कहां पर है, आपके उत्तराखंड झील में है, सॉरी उत्तराखंड में है, ठीक है। तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी, यानी डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यह भी चर्चाओं में रहा है, और उत्तराखंड में को इसमें प्रथम राज्य के रूप में इसको नामित किया गया, यानी कि उत्तराखंड ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्या इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, 2.0 को लागू करने पहला स्थान जो है प्राप्त किया है, और प्रोग्रेस डैशबोर्ड पर 93.46 अंक प्राप्त किया है। यह रैंकिंग राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनसीआरबी बोलते हैं, एनसीआरबी द्वारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के प्रदर्शन के आधार पर जारी की जाती है। इस रैंकिंग में हरियाणा, असम, सिक्किम और मध्य प्रदेश इसके बाद रहे हैं, अपने यहाँ पे उत्तराखंड के बाद। तो उत्तराखंड के बाद क्या है? हरियाणा, फिर असम, फिर सिक्किम, फिर मध्य प्रदेश। और ये जो एनसीआरबी के जो आंकड़े होते हैं ना भाई साहब, इसको पढ़ लीजिएगा। एनसीआरबी बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीआरबी के आंकड़े, ठीक है, ये आप जानते होंगे, इस पर प्रश्न खूब सारे बनते हैं, और पीसीएस और यूपीएससी के मुख्य परीक्षाओं में या अदर स्टेट की मुख्य परीक्षाओं में एनसीआरबी के डेटा को आप कोड कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट एनसीआरबी डेटा आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आईसीजेएस 2.0, ई कोर्ट, ई जेल, ई अभियोजन और
ई फॉरेंसिक को एक डेटा एक एंट्री प्रणाली के माध्यम से जोड़ता है ताकि डेटा को आसानी से समझा जा सके। यह नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कार्यान्वयन में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, चलिए आप बताइए आप प्रश्न इसी पर छोटा सा। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, 2.0 के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? हरियाणा ने, उत्तराखंड ने, असम ने या फिर उत्तर प्रदेश ने? सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तराखंड ने। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद फिर हरियाणा और बाकी अदर स्टेट थे। DART, डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन, ये क्या है? तो एक नई रिसर्च है, उसमें पाया गया है कि डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट यानी कि DART ने न केवल एक क्षुद्र ग्रह की गति को बदला बल्कि सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रहों के उस जोड़े की कक्षा में भी थोड़ा बदलाव किया। DART को 2021 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा क्षुद्र ग्रहों को भटकाने वाली तकनीक का परीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था। अच्छा, नासा का फुल फॉर्म यहां पे लिखा हुआ है भाई साहब, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पूछ लेगा भी एग्जाम में आपके। यह पहला ऐसा ग्रहीय रक्षा मिशन था जिसे काइनेटिक इंपैक्ट यानी कि गतिज प्रभाव को विधि का उपयोग करके किसी क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदला गया। इस अंतरिक्षयान ने डिडिमोस और उसके उपग्रह डिमॉर्फोस से बने एक बाइनरी एस्ट्रॉयड सिस्टम को अपना लक्ष्य बनाया। 2022 में इस अंतरिक्षयान ने जानबूझकर के डिमॉर्फोस से टक्कर मारी ताकि डिडिमोस के चारों ओर उसकी कक्षा में बदलाव किया जा सके। तो ये कई बार चर्चा में रहा है और फाइनली जो है इस टक्कर ने सफलतापूर्वक क्षुद्र ग्रह की गति को बदल दिया, जिससे यह साबित हो गया कि मनुष्य अंतरिक्ष में पृथ्वी के निकट मौजूद खतरनाक वस्तुओं को स्वाभाविक रूप से भटका सकते हैं। तो ये इससे रिसर्च एक सामने अपने आई, इसलिए चर्चाओं में रहा है ये। चलिए, नासा की बड़ी जबरदस्त रिसर्च रहती है भाई साहब। ठीक है, DART हमारे यहां रिसर्च में कोई जाने नहीं जाता है। हमारे यहां सभी लोग बनेंगे PCS, सभी बनेंगे RO और सभी बनेंगे IS। कोई देश की प्रगति में खासकर कि रिसर्च में अगर किसी को जाना तो कोई नहीं जाना जाता है। मैं अक्सर इस बात को मैं उठाता रहता हूं कि भाई रिसर्च में सरकार को फंडिंग करनी चाहिए। अब एक तो महंगी पढ़ाई है अपने आप पे, PhD करने में लोग जो है बिल्कुल एक तो प्रोफेसर जो हैं बड़े परेशान करते हैं। आप जानते हो कि PhD करने में, है ना, एक बड़ी आम बात है। आप किसी बोल दो प्रोफेसर को कि ये तुम परेशान करते हो किस बच्चे को, तो कोई हाथ खड़े कर लेंगे। आप कैसे कह सकते हैं प्रोफेसर को कि बच्चों को परेशान करते हैं? PhD करने वाले बच्चों को प्रोफेसर नौकर बना के रख देते हैं। चाय बनाने से लेकर के सब्जी लाने तक सब कुछ कराते हैं। बच्चा करने गया आपके यहाँ रिसर्च आप करवाते हो, आप उसको घर का काम हो, तो कोई कैसे रिसर्च करेगा? ऊपर से पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, और अपने पैसे से न जाने कितनी सारी चीजें करता है। बहुत नजदीक से हमने इसको महसूस किया है। अब इस पर कोई बोल देगा तो क्या कहेगा? प्रोफेसर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बोलेंगे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, यही तो हो रहा है। तो कोई कैसे रिसर्च करेगा? और सबको बनना है PCS, सबको बनना है RO। रिसर्च कौन करेगा देश में? ये बहुत अहम मुद्दा है। देश के इनोवेशन में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में हमारे यूथ को आगे आना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सभी बन जाएंगे IS तो क्या होगा? चलिए सोचिएगा कभी इस बात पर, ठीक है ना भाई। चलिए, अभी खान सर ने भी इसी बात पर एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दिया अपने आप पे, है ना, कि देश को बढ़ाने में IS PCS का योगदान नहीं होता है, देश को आगे बढ़ाने में रिसर्चर्स का योगदान होता है। जो हमारे DRDO के वैज्ञानिक है, जो हमारे ISRO के वैज्ञानिक है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं लाइफ साइंस के अलग अलग उसके, ठीक है, ये मेन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। IS PCS क्या करते हैं? सिर्फ पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं, कोई नया इनोवेशन तो करता नहीं है, है ना, कि मिसाइल बना दिया। बनाते हैं मिसाइल? नहीं बनाते हैं। ठीक है, छोटे मोटे काम करते रहते हैं, है ना, विकासात्मक कार्य, बस और कुछ नहीं। DART डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, हाँ IS PCS करप्शन जरूर करते हैं, है ना, देश को बर्बाद करने में बड़ा योगदान इनका ये भी है। अब मेरी बात को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, है ना, करप्शन करने में सबसे आगे होते हैं, क्या कीजिएगा। चलिए, नॉट ओनली IS PCS, मोस्टली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं पढ़ते इथिक्स हैं, लेकिन उसके बाद क्या काम करते जानते होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए DRD जो है डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या B चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, C यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा? किसके द्वारा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपने आप में क्या हो जाएगा? नासा, यानी कि A। ठीक है, चलिए,
सिक्किम की राजधानी क्या है भाई साहब? आज से आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आपके लिए मेंस का प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य के राज्यों में के विकास में पर्यटन, जैविक कृषि और सांस्कृतिक विरासत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और सिक्किम के उदाहरण के साथ में इसको स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग प्लीज जरूर दीजिएगा। इसके अलावा कल हमने आपसे प्रश्न दिया पूछा था कि भाई बताओ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं और ऊर्जा संकट पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में इनके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का क्या अर्थ होता है, और आप जानते होंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर प्रश्न भी बनता है एग्जाम में, उसको पढ़ लीजिएगा अलग से। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो प्रकृति में निरंतर उपलब्ध हो रहते हैं, जिनका उपयोग करने पर वे समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें बार बार पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक प्रक्रियाओं से निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपकी सौर ऊर्जा हो गया, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, अपने आप में ये सब क्या है, ये सब अपने आप में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ये अपने आप में नेचर में बनते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं, और इन्हीं के उपयोग को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। अभी एलपीजी का संकट आया तो एक चर्चाओं में था कि डिजिटल इंडिया से क्या होगा, डिजिटल इंडिया से क्या गैस बन जाएगी, क्या क्या हो जाएगा। सरकार यही काम कर रही थी, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर भी काम करती। विगत वर्षों में ग्रीन रेवोल्यूशन अपने आप पे चला ऊर्जा को लेकर, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन अपने आप पे, ठीक है, जिसमें सरकार ने खूब काम किया अपने आप पे, इसमें सौर ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर, ठीक है। तो इसमें हम बहुत आगे भी आ गए हैं, आप जानते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। चलिए ऊर्जा संकट के संदर्भ में महत्व, अक्षय और दीर्घकालिक स्रोत यानी कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सीमित हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं। ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम होती है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। ये अभी हमने जो अभी बात हो रही है ना एलपीजी को लेकर के, हमने इस पर खूब काम किया है, इसीलिए अभी हम ठीक ठाक हैं, तो अभी तो स्थिति डामाडोल हो जाती है हमारी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्धता, सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में भी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण यानी कि विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से ऊर्जा के विकल्प बढ़ते हैं और ऊर्जा संकट की संभावनाएं कम होती है, जिस पर लगातार सरकार काम कर ही रही है। आप देख रहे हो विगत कुछ वर्षों में लगातार सरकार ने इस पर खूब काम किया है। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में महत्व इसका, तो प्रदूषण में कमी इससे होती है, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में सहायक होता है ये अपने आप में, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, सतत विकास को इससे बढ़ावा मिलता है। और अगर हम बात करें निष्कर्षतः, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा संकट के समाधान और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके व्यापक उपयोग से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो ये हमने कल प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर हमने दिया है। इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो प्रश्न मैं देता हूं, जैसे आज मैंने प्रश्न क्या दिया आपको, आज मैंने प्रश्न दिया था आपको ये वाला, तो अब इस प्रश्न को जो है कहां गया भाई साहब, ये अब इसको लिखिएगा, इसका उत्तर मैं कल आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको अगर चेक करवाना होगा तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440920 पर आप संपर्क कर सकते हैं, आराम से भेज सकते हैं अपनी कॉपी को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक हो जाएगी। इसके अलावा छोटी सी अपडेट मैं आपको दे दूं कि यहां पर जो है आपके सामने बहुत सारे हमारे कोर्सेज लिखे हैं, इन कोर्सेज पर भी ऑफर चल रहा है। ये यहां पर सबके कूपन कोड लिखे गए, ये कूपन कोड है, इनको लगाइएगा तो फीस, ये जो वर्तमान फीस है इससे घट करके फीस आपकी इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440920 या फिर जो ऊपर जो नंबर दिया गया उसमें से किसी पर भी आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है
कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA-RO परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA-RO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।